साथियों, अभी चिदम्बरम साहब ने बहुत ही विस्तार से अग्निपथ के बारे में बताया। हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ, और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद, 62,29,000, जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 91,929, लगभग 1 लाख रिक्त पद, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 के करीब रिक्त पद, रेलवेज के अंदर 2,66,000 रिक्त पद हैं, और सभी अगर और भी सब मिला लें तो लगभग 62,29,000 रिक्त पद। और ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने टोटल? केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके, और वो भी युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा, और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहां पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा, जो कि 21 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए, और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है, और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज्यादा शर्मदार चीज नहीं हो सकती। सैनिकों के लिए 4 चीजें सबसे जरूरी होती हैं, जैसे अभी चिदम्बरम साहब ने बताया। सबसे पहले हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, फिर संतुष्ट और खुश होने चाहिए, तीसरा प्रेरित होने चाहिए, और चौथा सुरक्षित भविष्य उनका होना चाहिए। ये हमारे सैनिकों के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या वो प्रशिक्षित होंगे सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में? क्या वो संतुष्ट होंगे? केवल 30,000 रुपए शुरू की तनख्वाह मिल रही है, और उसके बाद में मात्र 30,000 से 40,000 4 साल के बाद में उनको तनख्वाह होगी। क्या वो संतुष्ट होंगे? क्या वो प्रेरित होंगे? जब उनका कोई अपना यूनिट अपने के अंदर रहने के लिए नहीं होगा, अपने साथियों के लिए लड़ने के लिए, उनके लिए जान देने के लिए नहीं होगा, तो क्या हम अपने सैनिकों को इतनी प्रेरणा के स्रोत, इतने प्रेरित हम कर रहे हैं अपने सैनिकों को? क्या उनका भविष्य जब सुरक्षित नहीं होगा, जब उनको पता होगा कि हर 4 में से 3 लोग नौकरी में आगे से नहीं रहेंगे, तो क्या उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा? तो जब वो प्रशिक्षित नहीं, जब वो संतुष्ट और खुश नहीं, जब वो प्रेरित नहीं, जब उनका भविष्य सुरक्षित नहीं, तो कैसे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा ये सैनिक अच्छी तरीके से हमारी सेनाएं कर सकती हैं? हमारे देश की सरकार कैसे हमारी सीमाओं की रक्षा और बेहतर तरीके से कर सकती? भारत की तीनों सेनाओं को की एक विशेष गरिमा, इतिहास, चरित्र व अनुशासन की परिपाटी है। सेना में सबसे बड़ा एसेट सैनिक होता है, जो यूनिट के जुड़ाव के आधार पर लड़ता है और देश की रक्षा करता है। सैनिक के बलिदान की भावना, जिसे नाम, नमक व निशान के नाम से जाना जाता है, वह सालों के जुड़ाव से पैदा होता है। एक अनुशासित कमान में हर कुर्बानी देने वाला फौज के लिए परंपराओं का यह जुड़ाव उन्हें एक परिवार बनाता है, तथा उस मार्ग पर चलकर वह देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी करने को सदैव तत्पर रहते हैं। क्या 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के सैनिक इस परंपरा, परिपाटी, जुड़ाव व अनुशासन की भावना अपना पाएंगे? क्या इतने थोड़े समय में यह संभव हो पाएगा? इसलिए हमारा यह कहना है केंद्र सरकार को कि इसको एकदम से तत्काल प्रभाव से अबेयंस में रखें, इसको अभी साइड पे रखें। सभी लोगों से जो
हमारे सेनाओं के रिटायर्ड लोग हैं उन लोगों से और विशेषज्ञों से बात करें और बात करने के बाद में ही इसको आगे लेकर के जाएं, ये हमारा कहना है। अव्वल तो इनको लाने से पहले ट्रायल, इसका एक हिस्से के ट्रायल पे करके फिर इनको बड़े स्केल के ऊपर लेकर के आना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, जो इन्होंने हमारी सरकारों ने बिल्कुल नहीं करी है और बगैर बातचीत के, बगैर सलाह मशवरा के एकदम से देश के ऊपर थोप दिया है। और साथ ही साथ में हम देश के युवाओं को भी ये कहना चाहते हैं कि वो हिम्मत ना हारे, हताश ना हो। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके लिए ये लड़ाई लड़ेगी और पूरी ताकत से लड़ेगी, सड़क के ऊपर आकर के लड़ेगी। वो हिम्मत ना हारे, हताश ना हो और कानून व्यवस्था को बनाए रखें। कांग्रेस पार्टी हमारे देश के युवाओं को कहना चाहती है कि हम उनके साथ में ऐसे समय में खड़े हैं और उनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। धन्यवाद। सचिन पायलट। साथियों, अभी आदरणीय चिदम्बरम साहब ने और अजय माकन जी ने जो बातें बोली वो मैं समझता हूँ ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सोच है, लेकिन अधिकांश भारत के नागरिक और विशेष रूप से नौजवानों के अंदर जो आज पीड़ा है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। और जैसा अजय माकन जी ने कहा कि सरकार को पहले चाहिए था, जो लाखों लाख खाली पद पड़े हैं, फौज में 2 साल से भर्तियाँ नहीं हुई, उसके लिए वैसे ही नौजवान आंदोलित थे और कोविड का बहाना लेके 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,20,000 ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हैं थल सेना के अंदर, तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियां बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो, तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं। और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी है वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है, तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फख्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या हम मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है और आज पूरे समूचे देश में लोग, नौजवान आंदोलित हैं। तो इस संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के, भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में, जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए। और अहंकार, घमंड में जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है, विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। तो मैं देश की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूं कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है, इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है, इसको रोक देना चाहिए। Good evening to all of you. My colleagues, Mr. Ajay Makan,
Mr. Sachin Pilot and Mr. Pawan Kera have joined me today to address the media on a very, very important and what appears to be a controversial issue, the so-called Agneepath scheme. I have an opening statement which I will read, and then Ajay will make the statement in Hindi, and then we'll take a few questions. We would like to request you to confine this press conference to the subject of Agneepath. It is a matter of great concern that the government has announced a scheme called Agneepath to recruit 46,000 soldiers to the three defense forces. The Agneepath scheme is controversial, carries multiple risks, subverts the long-standing traditions and ethos of the armed forces, and there is no guarantee that the soldiers recruited under the scheme will be better trained and motivated to defend the country. We have read and heard the views expressed by retired defense officers. Almost unanimously, they have opposed the scheme, and we believe that many serving officers share the same reservations about the scheme. Our first concern is that the Agneepath soldier will be trained for 6 months and will serve for another 42 months when 75% of the recruits will be discharged. It appears to us that the scheme makes a mockery of training, inducts into the defense forces an ill-trained and ill-motivated soldier, and discharges a disappointed and unhappy ex-soldier into the society. The age of recruitment, 17 to 21 years, raises numerous questions. A large part of our youth will be totally excluded from serving in the defense forces. The stated objective of savings on the pension bill is a weak argument and has not been established beyond doubt. On the other hand, the short period of training, 6 months, and the unusually short period of service, 42 months, may have negative consequences on quality, efficiency, and effectiveness. We fear that the scheme may turn out to be a case of penny wise and security foolish. Several distinguished defense officers have pointed out that a fighting soldier must take pride in his unit, must be willing to lay down his life for his country and comrades, must not be risk averse, and must be capable of exhibiting leadership. They fear that each one of these objectives will be in jeopardy under the scheme. The announcements by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Education on post-discharge opportunities appear to be afterthoughts. They show that the scheme was poorly conceived and hastily drawn up. A major change in the mode of recruitment should have been examined thoroughly, and a pilot scheme should have been tried and tested. Nothing of that sort has been done. Several experts have suggested alternative models to address the issues of inadequate recruitment to the defense forces. There is no indication that the alternatives were examined. Given the situation on our borders, it is imperative that we have soldiers in our defense forces who are young, well-trained, motivated, happy, satisfied, and assured of their future. The Agneepath scheme does not advance any of these objectives. It is our duty to warn the country of the consequences of a hastily drawn-up scheme. We would urge the government to keep the Agneepath scheme in abeyance, hold wide consultations with serving and retired officers, and address the issues of quality, efficiency, and economy
without compromising on any one of the three considerations. Ajay. Yes, we'll take a few questions. सर मेरा न्यूट्रिशन से रोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि ये स्कीम जो है देश के हित में नहीं है, तो अब आपके पास रास्ता क्या बचा, कैसे आप इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार तो मानेगी नहीं। किस तरीके से जन जागरण जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम हम लोग जल्द बनाएंगे और आप लोगों को हम बताएंगे, आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के सभी साथियों को हम बताएंगे। और आज एकदम से हमारे वरिष्ठ लीडर्स के साथ में मिलकर के हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये यही है बताने के लिए कि यह स्कीम ठीक नहीं है। और युवाओं को हम कहना चाहते हैं, हमने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम सड़क पे संघर्ष करेंगे। No, no, don't jump to court. You see, the way to go about devising a new scheme, the correct way to go about is, first, the government must prepare a status paper on what the situation is, what the problems are, without suggesting any answers. Simply a statement of facts. What is the situation? What are the problems? And then share it with serving officers, retired officers. If they want to take the opposition parties to confidence, they share it with the parties represented in Parliament and ask for our suggestions after we study the paper. You have to first have a question paper before you can answer. Here there is no question paper and they have come up with answers. What are the questions first, and we will give you answers. शुक्रिया। Sir, you have touched upon the situation of borders, that active borders, Pakistan or China. How do you see this scheme having an impact on that whole situation? Because they see both the borders are quite active. Questions also from me and you. We have said this in our statement. Given the situation on our borders, we have said it is imperative that we have a defense force which is young, well-trained, motivated, happy, satisfied, and assured of the future. Now, we believe that none of these objectives are met by this kind of ill-conceived and hastily drawn-up scheme. You moderate. देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हमारे सेना में सैनिकों के बलिदान की भावना नाम, निमक और निशान से जाना जाता है, और ये केवल 6 महीनों में पैदा नहीं होती है, और ये जुड़ाव कई वर्ष लग जाते हैं जब जाकर के पैदा होता है। और ऐसे समय में जब हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, संतुष्ट और खुश होने चाहिए, प्रेरित होने चाहिए और सुरक्षित भविष्य के प्रति आशावान होने चाहिए, ये चारों चीजें इसमें से मिसिंग। तो कैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे दोनों एक्टिव बॉर्डर्स के ऊपर हमारी सरकारें बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी जब हमारे सैनिक ही मोटिवेटेड नहीं हैं, हमारे सैनिक प्रशिक्षित नहीं हैं, सुरक्षित भविष्य के प्रति आशावान नहीं हैं, नाम, नमक और निशान की भावना उनमें नहीं है, तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स सुरक्षित रहेंगे। अभी आता हूँ, एक मिनट यहाँ आ जाएगा। सरकार की तरफ से अभी आपने कहा कि 62 लाख ऐसे रिक्त पद है, सरकार की तरफ से कल ये कहा गया कि ये जो 4 साल के बाद रिटायर होंगे इनको PSUs में, स्टेट पुलिस सर्विसेज में, यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। ये सरकार का वर्जन है, इंटीग्रिटी की बात है, उनका कहना है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में हम बेसिक एम्यूनेशन की ट्रेनिंग देंगे, एक बैकअप फोर्स होगा। तो इन तर्कों और दलीलों को, इस लॉजिक को किस तरह से As far as I understand your question, how do you train a soldier in 6 months? This is not Boy Scout training. This is not NCC. This is a fighting soldier who has to give up his life not only for his country but for his comrades. He's fighting in the trenches. He's fighting as a unit. He must be willing to give up his life for country and comrades. You don't inculcate such qualities in 6 months of training. They are treating it as Boy Scout training. This is mockery of training. And then after you train,
half train him, you deploy him only for 3.5 years. Where will you deploy him? I think you said he's not fit enough to be deployed on the forward post. Then where will he be deployed? They are saying post-retirement they will be accommodated in state police services, PSU, and other. See, there are any number of ex-servicemen in this country. If they wanted to join the CAPF and the state police, they would have joined. But why are there so many vacancies in police forces and CAPF? You simply don't take two separate issues and say, I say so, therefore this guy will go there. Why are there vacancies in police forces? I was Home Minister. I know the huge number of vacancies in state police forces, huge number of vacancies in CAPFs. Why are the ex-servicemen not joining those forces? So merely because he becomes an ex-serviceman after 4 years, there's no guarantee he will join the CAPF or the state police force. They require a different frame of mind, a very different frame of mind. And best of my knowledge, an army soldier is trained to shoot to kill the enemy. A police is not trained to shoot to kill. It's a different matter. Some of guys do that, but that's not the way the police is trained. They are very different trainings. All these are simplistic solutions they are suggesting without thinking through the whole matter. Please answer. I just say one thing. आप कह रहे थे, you see, आपने कहा कि सरकार ने क्लेम किया है कि 4 साल के बाद 1/4 तो रिटेन करेंगे, 3/4 वो प्रेफरेंस मिलेगी उनको CAPF में, स्टेट पुलिस में। सवाल ये उठता है कि पहली बात तो जैसा चिदम्बरम जी ने कहा कि फ़ौज की ट्रेनिंग, और फ़ौज में भी इंजीनियरिंग है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। 6 महीने में पूरी नहीं होगी, तो 6 महीने के बाद आपको अतिरिक्त ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आर्टिलरी के अंदर, आर्मरी के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर, फिर 4 साल से कम हो जाएगा। और आप जो 3 लाख लोग बाहर जाएंगे, वो अगर ITBP, CRPF, CIS में भर्ती करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप भविष्य में उन CAPF की जो भर्ती हैं उसमें और लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। अगर इनको प्रेफरेंस मिलेगी तो जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स होने हैं उसमें कमी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सोचा है, काल्पनिक है, धरातल पर व्यवहारिक नहीं है, और एक्स सर्विसमैन की तादाद लाखों में है। अगर किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट देनी है तो वो दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 4 साल का जो उन्होंने शगुफा छोड़ा है, ये सिर्फ ठंडे छींटे डालने के लिए है। देश में निवेश नहीं हो रहा, उद्योग नहीं लग रहा, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपके 2 करोड़ का वादा फेल हो रहा है, इसलिए आपने कुछ एक करने की कोशिश करी है लेकिन नाकाम हो रहे हैं। बेहतर ये होता कि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए आप रोजगार के अवसर तलाश करें, यहाँ निवेश हो, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियाँ लगें, लोग और एम्प्लॉयमेंट ढूंढें। लेकिन आपने 4 साल तक के लिए उनको कर दिया, 4 साल के बाद 3 लाख लोग वापस सड़क पे आ जाएंगे, और क्या गारंटी है कि उनको नौकरी मिलेगी? फिर वो विध्वंस पैदा होगा, तो ये शुभ संकेत नहीं है। देखिए, चिदम्बरम जी ने और सचिन जी ने बहुत डिटेल में ये बात बताई है। मैं हिंदी में दोहराना चाहता हूँ जो चिदम्बरम जी ने कहा मुख्यतः। एक तो अभी भी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं और स्टेट पुलिस फोर्सेस, दोनों में मिलाकर के 6,30,000 की वैकेंसीज हैं, 6,30,000। और इतने सारे एक्स सर्विसमैन हैं, वो लोग जो है इसके अंदर क्यों नहीं खप रहे हैं? अभी इतने सारे एक्स सर्विसमैन हैं, वो इसके अंदर क्यों नहीं खप रहे? अब इस चीज को कैसे वो कह रहे हैं कि हम लोग उसके बाद में ले लेंगे? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात चिदम्बरम जी ने कहा कि आर्मी की ट्रेनिंग और पुलिस की ट्रेनिंग में एक बुनियादी फर्क है। बुनियादी फर्क यह है कि आर्मी के अंदर शूट टू किल, दुश्मन को जान से मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो पुलिस के अंदर जान से मारने की ट्रेनिंग नहीं होती है। पुलिस का काम पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी और स्टेट फोर्सेस का भी, दोनों के अलग एकदम और आर्मी से अलग है। तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं।
और तीसरा जो साथ में सचिन जी ने कहा वो मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए ये स्टेट फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर ये भर्तियां करेंगे तो जो लोग उसमें जाना चाहते हैं आप उनकी नौकरी को भी तो रोक रहे हैं। तो इसलिए ये जो 3 बातें हैं इसके अंदर 3 जवाब हैं, मैं समझता हूं कि ये आप लोगों को स्पष्ट कर देगा कि क्यों ये संभव आगे के लिए नहीं होगा। अशरफ काजी सर 4 साल तो पहले के छोड़ देंगे ये ट्रेंड होंगे सबको आर्मी ट्रेनिंग दी खर्च आर्मी के लोगों को भले ही तो कम समय के लिए नहीं लेकिन ट्रेंड हो तो क्या ये सेवानिवृत्ति के बाद समाज के लिए भी कहीं खतरा बन सकते हैं क्योंकि इसके पास कहीं कुछ को लोग रोजगार नहीं मिलेगा। See, one has to study this matter carefully with the help of sociologists, psychologists. You can't come to any rapid fire conclusion. I can visualize a situation where after 4 years, the bulk of the people who are discharged are unhappy, dissatisfied and insecure about the future. If an unhappy, dissatisfied, insecure soldier is discharged into society, I don't imagine that's the kind of situation we want to live in. So these are matters that have to be carefully studied. Without a study, you say a trained man is being discharged into society. But remember, he's trained to handle a weapon, but he's also unsatisfied, dissatisfied and unhappy. These are very, very complex psychological issues that have to be studied. I don't think anybody in the government has even looked at this. See, the pension bill is indeed a large bill. I mean, nobody is denying that. Nobody is denying that the pension bill is large. For example, if you look at 2022-23, in the Defense Ministry, the total allocation for the Ministry of Defense is 5,25,166 crore for both revenue and capital expenditure, out of which defense pensions account for 1,19,696 crore, roughly 20%. Now, the pension bill will grow because life expectancy is increasing and we are recruiting more people and discharging more people. But the answer is not a quick fix solution like this. And I have not seen the math. Somebody must work out the mathematics and say, giving these young men 11.5 lakh at the end of 4 years is more economical than giving them a pension. I don't know. We have to see the mathematics. It has not been published. Nobody has shared it with the country. Therefore, if there is a problem with the burgeoning pension bill, that is to be addressed. But you can't address it in a manner that you become, as I said, penny wise but security foolish. No, only about Agneepath. Sir, in the present form, does the Congress party demand a complete rollback or tweaking, or should there be a wider consultation? Because there is some mixed up. Sachin ji said rollback. No, we said keep it in abeyance, consult widely and then drop the scheme. Please read the last paragraph of the statement. Keep it in abeyance, consult widely and then decide what the way forward is. Well, they have not rolled it forward to roll it back. They are just on the threshold. We are now saying stop here, don't proceed further. Only about Agneepath. Only about Agneepath, please. Later on, somebody from the party may answer your question. But today, please confine it to Agneepath. This is a serious issue. So while we are having this
Yes. How do you see this entire situation panning out? You see, the fact of the matter here is, whoever came up with this harebrained idea did not apply mind, has no understanding of rural India. 30 to 40 lakh young people have been toiling hard preparing for this. They feel cheated. So anybody sitting in Delhi comes up with an idea such as this without any understanding of how this country works, thinks, must face these consequences, must be held accountable. अब हिंदी में बता देता हूं। जिसने भी इस तरह की योजना हम सब पर थोपने की कोशिश की है, उसको या उस समूह को ग्रामीण भारत के बारे में बिल्कुल लेश मात्र भी समझ नहीं है। अगर होती तो इस तरह की स्कीम नहीं लाते। 30 से 40 लाख नौजवान कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2-3 साल से लगे हुए हैं, और जैसे कि अजय जी ने बताया कि पहले कोरोना करके 2 साल नहीं हुई भर्ती और भर्तियों पर किस तरह से रोक लगी है, उन सब के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। वो सब ठगा हुआ महसूस करते हैं। Thank you. Thank you. Please let us know.